आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की धरती से मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो तक हम लोग जो वीडियो लेक्चर सीरीज लेके चल रहे हैं उसमें हम लोग सिंथेसाइज के अंतर्गत जो सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं उसके अंतर्गत हम लोग सबसे लास्ट नियम जो पढ़े हैं उसमें हम लोग नाउन या जिरंड के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके कैसे सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और हम आपको एक्सरसाइज के भी बहुत सारे सेंटेंसेज लगभग करवा दिए थे। कुछ सेंटेंसेज बचे थे जिसमें आप लोगों ने कहा था सर जो बचे हुए सेंटेंसेज है उसको भी बता दीजिए और कुछ एक्स्ट्रा अच्छे सेंटेंसेज भी करा दीजिए जो आपको लगे आपके अनुसार बहुत नेसेसरी हो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो कुछ शेष बचे हुए सेंटेंसेज को और कुछ अपने तरफ से इंपॉर्टेंट सेंटेंसेज को लेकर इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए उपस्थित हुआ हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक एक एक सेंटेंसेज को देखेंगे और इस वाले नियम को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपको इसमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो थम्सअप करेंगे सब लोग, हाँ सर बिल्कुल तैयार हैं और पीछे तक की सारी बातें क्लियर है। सब लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। जो लोग अभी लाइव जुड़े हुए हैं वीडियो को शेयर कर दें और आप लोग अपने नोट्स को निकाल लीजिए। जहाँ तक एक्सरसाइज किए थे ठीक उसी के आगे से सेंटेंसेज को करना स्टार्ट कर दीजिए। तो उम्मीद करते हैं सब लोग नोट्स निकाल लिए होंगे और हम लोग अब अपने सेंटेंसेज को लेते हैं। आज का पहला सेंटेंस है आई फिनिश्ड माई वर्क। आई फिनिश्ड माई वर्क और दूसरा है आई फिनिश्ड माई वर्क, दूसरा है आई वेंट होम। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोनों वाक्यों का अर्थ निकाल लेते हैं। आई मैंने फिनिश्ड समाप्त किया, माई वर्क मतलब अपने काम को करा, मैंने अपने काम को समाप्त किया। आई वेंट होम मैं कहाँ चला गया, घर चला गया। तो पहले सेंटेंस में बताया गया है कि मैंने अपने कार्य को समाप्त किया और दूसरे में बताया गया मैं घर चला गया। तो यहाँ पे काम समाप्त करने और घर जाने में हमें टाइम दिखाई दे रहा है और हमको बताए थे जब हमें टाइम दिखाई देती है तो हम लोग बिफोर या आफ्टर का प्रयोग करते हैं। हम लोग नॉर्मली इसको आफ्टर से जब बनाएंगे तो हो जाएगा हमारा आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क, आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क कामा आई वेंट होम। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि जब टाइम दिया रहता है, टाइम डिपेंडेंसी रहती है तो हम लोग क्या करते हैं आफ्टर से बना लेते हैं। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, करा द स्टूडेंट रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। The student realized his mistake. The student realized his mistake और दूसरा सेंटेंस है he grew very nervous। तो कह रहा है द स्टूडेंट मतलब छात्र ने, रिलाइड मतलब महसूस किया, ही अपनी मिस्टेक गलती को करा, ही ग्रीव वह हो गया, बेरी बहुत करा, नर्वस मतलब क्या, परेशान, संदेह की स्थिति में हो गया। तो कह रहा है कि जो छात्र था उसको अपनी गलती का एहसास हो गया और वह बहुत ज़्यादा क्या हो गया, परेशान हो गया, नर्वस हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि उसको अपनी गलती समझने में, जब उसने अपनी गलती को समझा होगा तो उसको थोड़ा समय लगा होगा, यानी अपनी गलती को समझने के बाद या अपनी गलती का एहसास होने के बाद, अपनी गलती को महसूस होने के बाद जो छात्र था वह क्या हो गया, बहुत नर्वस हो गया। तो हम लोग इसको भी आफ्टर से बना लेंगे तो हो जाएगा आफ्टर रियलाइजिंग हिज मिस्टेक कामा ही की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, द स्टूडेंट ग्रीव वेरी नर्वस। तो इस प्रकार से हमारा ये वाले सेंटेंस का भी सिंथेसाइज हो गया और हम लोग दोनों सेंटेंस में देख रहे हैं यहाँ फिनिशिंग किसका काम कर रहा है, जिरंड का, क्योंकि आईएनजी फॉर्म है उसके पहले। आफ्टर किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का। यहाँ रियलाइजिंग किसका काम कर रहा है, जिरंड का, और इसके पहले आफ्टर किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का। इस प्रकार हम लोग दो सेंटेंसेज आज कर लिए। तीसरे पे हम लोग चलते। तीसरा सेंटेंस है सी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन और दूसरा सेंटेंस है आइडलनेस वाज द कॉज ऑफ हर
फेलियर। सर लोग ध्यान से हमारी बात समझेंगे। सी फेल्ड मतलब वह असफल हो गई इन द एग्जामिनेशन मतलब परीक्षा में। कर आइडलनेस मतलब जो आलसपन था, वाज द कॉज मतलब कारण था, फॉर फेलियर मतलब उसकी असफलता का। कह रहा उसकी जो आलस थी उसकी असफलता का क्या था, कारण था। और पहले में कह रहा है वह एग्जामिनेशन में क्या हो गई, फेल हो गई। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ कारण दिखाई दे रहा है तो हम लोग लिख देंगे ड्यू टू, या हम लोग लिख सकते हैं ऑन अकाउंट ऑफ, दोनों में से हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, ड्यू टू या ऑन अकाउंट ऑफ, क्योंकि ये दोनों ही कारण बताते हैं। ड्यू टू या ऑब्लिक ऑन अकाउंट ऑफ हर आइडलनेस, ड्यू टू या ऑन अकाउंट ऑफ हर आइडलनेस सी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, सी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे जहाँ पे कारण हमें दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम लोग चाहे ड्यू टू का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं किसका, ऑन अकाउंट ऑफ का। दोनों में से जो हमें लगे यहाँ पे हमें लगाना चाहिए, हमें उचित लगे, दोनों में से हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको तीनों सेंटेंसेज का सिंथेसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे प्रोसीड करते जा रहे हैं और अगर आपको बातें समझ में आ रही है तो आप लोग नीचे कमेंट करिएगा यस सर, यस सर, यस सर। पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस सब समझ में आ गया। हम लोग चौथा लेते हैं। चौथा सेंटेंस आई मेड ए प्रॉमिस, आई मेड ए प्रॉमिस, आई मेड ए प्रॉमिस। और दूसरा सेंटेंस आई केप्ट इट आल्सो, आई केप्ट इट आल्सो। तो कह रहा आई मतलब मैंने, मेड ए प्रॉमिस मतलब होता है वादा करना। तो कह रहा मैंने वादा किया या मैंने प्रतिज्ञा किया। कह रहा आई केप्ट इट आल्सो, और मैंने इसे पूरा भी किया। तो कह रहा है कि मैंने वादा किया और मैंने इसे क्या किया, पूरा भी किया, यानी निभाया। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे आई किसी पर्सन को इंडिकेट कर रहा है और यहाँ पे ये उसके दो काम बताए गए हैं। एक बार वादा करना, मेड ए प्रॉमिस उसका पहला काम है, और दूसरा केप्ट इट यानी इसको पूरा करना या निभाना। वादा करना और इसको निभाना। हम आपको बताए थे जब एक व्यक्ति के एक से अधिक कार्यों का वर्णन होगा तो हम लोग बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, बिसाइड्स मेकिंग ए प्रॉमिस, वादा करने के अतिरिक्त आई केप्ट इट। आप आल्सो लगा भी सकते हैं और चाहे आप नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों स्थितियों में सही होता है। बिसाइड्स मेकिंग ए प्रॉमिस काम आई केप्ट इट या आई केप्ट इट आल्सो। हम लोग पांचवें सेंटेंस की तरफ चलते हैं और हमारा पांचवा सेंटेंस है आज का, यू आर सारोफुल, यू आर सारोफुल, यू आर सारोफुल। और दूसरा सेंटेंस है यू आर स्टिल होपफुल, यू आर स्टिल होपफुल, यू आर स्टिल होपफुल। यहाँ पे पहले वाक्य का मतलब है यू आर सारोफुल, यू मतलब तुम, आर मतलब हो, सारोफुल मतलब क्या, करा दुख में, करा तुम दुख में हो, करा यू आर स्टिल होपफुल, करा यू मतलब तुम, आर मतलब हो, स्टिल मतलब अब भी, होपफुल मतलब आशान्वित, करा तुम दुख में भी हो और दूसरे में करा तुम अभी भी क्या हो, आशान्वित हो। तो हमें दोनों वाक्यों में कंट्रोडिक्शन दिखाई दे रहा है, यानी हमारा विरोधाभास यानी नकारात्मक भाव दिखाई दे रहा है। और हम लोग पढ़े हैं जब दो वाक्य दिए गए होते हैं और हमें क्या दिखाई देता है, नकारात्मक सेंस या कंट्रोडिक्शन दिखाई देता है दोनों के अर्थ में, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इन स्पाइट ऑफ का। तो हम लोग लिख देंगे इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ बीइंग sorrowful, इन स्पाइट ऑफ बीइंग sorrowful यानी दुख में होने के अतिरिक्त भी या दुख में होने के बावजूद भी, और हो जाएगा यू आर स्टिल होपफुल, यू आर स्टिल होपफुल। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं जब दो वाक्यों में कंट्रोडिक्शन होता है तो हम लोग किसका प्रयोग कर देते हैं, इन स्पाइट ऑफ, जिसका अर्थ यहाँ होता है के अतिरिक्त या के बावजूद, के अतिरिक्त या के बावजूद। तो उम्मीद करते हैं आपको एक एक सेंटेंस लेयर बाय लेयर समझ में आ रहा होगा और उसका कंसेप्ट भी आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे ही उसके ऊपर नियम हम लोग लगा रहे हैं आपको नियम सारा याद आ रहा होगा कि हम लोग सबके बारे में अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं और एक एक बात हम लोगों को क्या है, क्लियर है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस हमारा
दे वर डिफीटेड, दे वर डिफीटेड, दे वर डिफीटेड। और दूसरा सेंटेंस है दे वर मच डिसपॉइंटेड, दे वर मच डिसअपॉइंटेड, मच डिसअपॉइंटेड एट दिस, एट दिस। तो पहला वाक्य कह रहा है दे वर डिफीटेड, दे मतलब वे लोग, वर डिफीटेड मतलब पराजित हो गए थे, कह रहा है दे वर मच डिसपॉइंटेड एट दिस, और इस बात पर वो लोग बहुत अत्यधिक क्या थे, निराश थे। तो कह रहा है कि वे लोग पराजित हो गए थे, और दूसरे में कह रहा है कि वे लोग इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा क्या थे, निराश थे। तो हम लोग इसको बनाएंगे ऑन डिफीटिंग, ऑन डिफीटिंग, ऑन डिफीटिंग। हम लोग नॉर्मली यहाँ बाई का भी प्रयोग कर सकते हैं और डिपेंडेंसी के अनुसार ऑन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बाई डिफीटिंग हो जाएगा, चाहे ऑन डिफीटिंग हो जाएगा, कामा देवर, देवर मच डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड एट दिस। अब अगर कोई कहे सर हम लोग बाई का प्रयोग एक बार क्यों कर रहे हैं और आन का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, हम लोग बाई का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वाक्य में जो हमें अर्थ दिखाई दे रहा है उसी के अनुरूप जो हमें अर्थ है वो अगले में प्राप्त हो रहा है। यानी अगर वे लोग क्या हो गए, पराजित हो गए, तो अगले वाले सेंटेंस में उसी के अनुरूप रिजल्ट आ रहा है, और रिजल्ट क्या आ रहा है, वे लोग बहुत क्या थे, निराश थे। और जब दो वाक्य इस प्रकार दिए गए होते हैं, जब एक के बाद एक जो वाक्य अर्थ ग्रहण कर रहा है वह उसी के ऊपर डिपेंड होने के अनुसार या उसी के लिए जो अनुकूल रिजल्ट होता है वही प्राप्त हो रहा होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग किसका प्रयोग कर देते हैं, बाई का। और हम लोग आन का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यह एक स्टेट को भी शो कर रहा है कि पराजित होने के बाद वे लोग क्या हो गए, निराश हो गए। तो हम लोग आन का भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे यूजुअली आपको आन का प्रयोग कब बताए हैं, सी आ जाए, नो आ जाए और हियर आ जाए, हम लोग यहाँ पे भी स्टेट की अवस्था में कर सकते हैं। हम लोग 7वां सेंटेंस लेते हैं। 7वां सेंटेंस है ही इज वेरी हैप्पी, नहीं, ही इज वेरी रिच, ही इज वेरी रिच। और दूसरा सेंटेंस है ही इज नॉट वेरी हैप्पी, ही इज नॉट वेरी हैप्पी, ही इज नॉट वेरी हैप्पी। तो कह रहा है ही इज वेरी रिच मतलब वह बहुत धनी है, कह रहा है ही इज नॉट वेरी हैप्पी लेकिन वह बहुत प्रसन्न नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि जब दो वाक्य इस प्रकार दिए गए होते हैं कि दोनों वाक्यों में हमें क्या दिखाई देता है, निगेटिव भाव दिखाई देता है, यानी जो परिणाम है वह पहले वाले वाक्य के यानी जो कारण बताया जा रहा है उसके अनुकूल नहीं आता है, प्रतिकूल आता है। तो प्रतिकूल की कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, और इज आया है तो हम लोग बीइंग लिख देंगे जिरंड बनाने के लिए। इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी रिच यानी बहुत ज़्यादा धनी होने के अतिरिक्त भी, और दूसरे में हो जाएगा फिर ही इज नॉट वेरी हैप्पी, ही इज नॉट वेरी हैप्पी, ही इज नॉट वेरी हैप्पी। तो इस प्रकार से इसका पूरा अर्थ हो गया धनी होने के अतिरिक्त भी या धनी होने के, बहुत धनी होने के बावजूद भी कर रहा है वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं है। और ये किस वाले नियम पे फॉलो हो रहा है कि जब दो वाक्य इस प्रकार दिए गए हो उनमें प्रतिकूलता का संबंध हो, तब हम लोग उसको किससे बना सकते हैं, हम लोग उसको बना सकते हैं इन स्पाइट ऑफ से। और यहाँ पे इज आया है, इज आ रहे हैं, वो आज वर्ब में से जब कुछ आता है तो हम लोग उसके जगह पे जिरंड के लिए उसका बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, अर्थात क्या रूप दे देते हैं, बीइंग का। हम लोग अगला सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस है द सनसेट, द सनसेट, द सनसेट। और दूसरा सेंटेंस है देयर जर्नी वाज नॉट एंडेड, देयर जर्नी वाज नॉट एंडेड, देयर जर्नी वाज नॉट एंडेड। तो कह रहा है द सनसेट मतलब सूर्यास्त हो गया, कह रहा है देयर उन लोगों की जर्नी यात्रा वाज नॉट एंडेड मतलब समाप्त नहीं हुई। कह रहा है सूर्यास्त हो गया और दूसरे में कह रहा है उन लोगों की जो यात्रा है वह समाप्त नहीं हुई। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हमें टाइम दिखाई दे रहा है, अर्थात सूर्यास्त होने के पहले तक, सूर्यास्त होने के पहले तक उन लोगों की यात्रा भी समाप्त नहीं हुई। यहाँ पे हम लोग बिफोर से इसको बनाएंगे तो हमारा ज़्यादा लॉजिकल रहेगा कि सूर्यास्त होने के पहले तक कह रहा उन लोगों की यात्रा समाप्त नहीं हुई। तो क्या हो जाएगा, देयर जर्नी वाज
not ended before the sun set, यानी सूर्यास्त होने के पहले तक उन लोगों की जो यात्रा थी वह समाप्त नहीं हुई। हम लोग अगले वाले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला वाला हमारा सेंटेंस है, करा ही स्टूड देयर फॉर आवर्स, ही स्टूड देयर फॉर आवर्स, दे स्टूड देयर फॉर, ही स्टूड देयर फॉर आवर्स। और दूसरा सेंटेंस है, ही डिड नॉट मूव, ही डिड नॉट मूव। और तीसरा सेंटेंस है, ही डिड नॉट स्पीक, ही डिड नॉट स्पीक, ही डिड नॉट स्पीक। सब लोग इस सेंटेंस को स्टार कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अगर आप लोग चाहें तो पहले अपने से भी इसको बना सकते हैं, बना के आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हम आपको 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, सब लोग इसको बनाएं, देखते हैं क्या कोई बना पाता है क्या। पहले वाले सेंटेंस का मतलब है, ही मतलब वह स्टूड खड़ा रहा, देयर वहाँ, फॉर आवर्स मतलब घंटों तक, करा वह वहाँ घंटों तक खड़ा रहा, करा ही डिड नॉट मूव, करा वह हिला नहीं, करा ही डिड नॉट स्पीक और उसने कुछ बोला भी नहीं, करा वह वहाँ घंटों तक खड़ा रहा, वह हिला डुला नहीं, और दूसरा करा ही डिडंट स्पीक यानी वह कुछ बोला भी नहीं। हमें इन तीनों सेंटेंसेस को इस बार क्या करना है, सिंथेसाइज करके एक सिंपल सेंटेंस का रूप देना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बना लिए होंगे। अगर कॉपी सब लोग बनाए हैं तो अपने नोट्स पे बना चुके हैं, हम उसका आंसर बता रहे हैं, सब लोग ध्यान से देखेंगे। अगर हम इन तीनों को मिला के एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना चाहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वह वहाँ बिना हिले डुले और बिना बोले घंटों तक क्या किया, खड़ा रहा। तो हम लोग कहेंगे, इसको इस प्रकार लिख देंगे, ही स्टूड देयर फॉर आवर्स। करा ही स्टूड वह खड़ा रहा, देयर वहाँ, फॉर आवर्स मतलब घंटों तक, विदाउट बिना, और विदाउट के बाद हम लोग लिख देंगे मूविंग एंड, और यहाँ पे दो बातें बताई जा रही हैं, बिना हिले डुले और बिना बोले, तो हो जाएगा विदाउट मूविंग एंड स्पीकिंग, विदाउट मूविंग एंड स्पीकिंग। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे मूविंग और स्पीकिंग जो है वह किसका काम कर रहा है, जिरंड का काम कर रहा है। ये दोनों किसका काम कर रहे हैं, जिरंड का काम कर रहे हैं, और किससे जोड़े गए हैं, एंड से। और इसके पहले हम लोग देख रहे हैं किसका प्रयोग किया गया है, प्रीपोजिशन का। तो हम लोग जिरंड या नाउन के पहले अगर प्रीपोजिशन लगा देंगे तो हमारा दिया गया वाक्य किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल में। जिसका यही है अपने नोट्स बना, चलो अपने से यही सेम बात बनाएं अगर, तो उनका जो सिंथेसिस वह सही है, अन्यथा आप लोग देख सकते हैं। हम फिर से दोहरा दे रहे हैं, ही स्टूड देयर फॉर आवर्स, वह वहाँ घंटों तक खड़ा रहा। ही डिड नॉट मूव, करा है कि उसने मूव नहीं किया, अर्थात हिला डुला नहीं करा। ही डिड नॉट स्पीक, उसने कुछ बोला भी नहीं। अब हम जब मिला के इसको लिखेंगे तो हो जाएगा, ही स्टूड देयर फॉर आवर्स विदाउट मूविंग एंड स्पीकिंग, वह वहाँ घंटों तक बिना हिलो डुले और बिना बोले क्या हुआ, खड़ा रहा। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन इसका समझ में आया होगा। हम लोग 10वें सेंटेंस पे चलते हैं। हमारा 10वां सेंटेंस है, आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड। और दूसरा सेंटेंस, आई डिजायर टू अर्न, आई डिजायर टू अर्न, आई डिजायर टू अर्न माई ऑन लिविंग, माई ऑन लिविंग, माई ऑन लिविंग। तो पहले वाक्य में कह रहा आई वर्क हार्ड, कह रहा है कि मैंने कठिन परिश्रम करा, मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। करा आई डिजायर, करा मेरी इच्छा है, टू अर्न कमाने की, माई ऑन लिविंग मतलब मेरी स्वयं की आजीविका। तो कह रहा है कि मैं कठिन परिश्रम करता हूँ, करा मेरी जो इच्छा है, कह रहा है कि मैं मेरी स्वयं की आजीविका कमाने की है। तो यहाँ पे हमें प्रतिकूलता अनुकूलता का संबंध दिखाई दे रहा है कि अगर वो कठिन परिश्रम करता है तो वह कठिन परिश्रम की शिक्षा के साथ करता है कि उसकी इच्छा यह है कि वह स्वयं की क्या आजीविका की क्या कर पाए, व्यवस्था कर पाए। तो हो जाएगा बाय वर्किंग हार्ड, बाय वर्किंग हार्ड कामा आई डिजायर टू अर्न माई ऑन लिविंग, माई ऑन लिविंग। यहाँ पे वर्किंग किसका काम कर रहा है, जिरंड का,
और इसके पहले बाई किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का। और यहाँ सकारात्मक बात यह है कि वह कठिन परिश्रम करता है और वह उसी कठिन परिश्रम के बदले अपनी आजीविका को कमाने की क्या रखता है, इच्छा रखता है। तो हम लोग यहाँ नॉर्मली बाई का प्रयोग कर देंगे। अब देखिए, अगर हम लोग इसको चाहें तो इन्फिनेटिव का प्रयोग करके भी बना सकते हैं, लेकिन जब हमसे इन्फिनेटिव का प्रयोग करके कहता तभी बना सकते थे। यहाँ पे इसका ये आंसर होगा, लेकिन अगर इन्फिनेटिव से बनाना होता तो क्या हो जाता, आई वर्क हार्ड टू अर्न माई ऑन लिविंग। लेकिन ये आंसर कब बनेगा, जब हमें यही वाक्य किससे बनाने के लिए बोलेगा, इन्फिनेटिव से। तो ये इन्फिनेटिव का आंसर हो गया और ये इस रूल का आंसर हो गया, बाय वर्किंग हार्ड आई डिजायर टू अर्न माई ऑन लिविंग। तो उम्मीद करते हैं अभी आपको जितने सेंटेंस 10 सेंटेंस आज हम आपको बता दिए और अभी तक सबका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ रहा होगा और सब लोग अपने कंसेप्ट की क्लियरिटी करते जा रहे होंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी दिक्कत परेशानी रहा करे या तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, चाहे टेलीग्राम ग्रुप पे भेजते रहा करिए, जिससे हमें आपकी दिक्कत परेशानी भी समझ में आती रहे और हम जो भी इसका समाधान उचित हो सकता है उसको देते रहें। हमारे सभी छोटे भाई बहन जो लोग तल्लीनता के साथ पूरी वीडियो को पहले से देख रहे हैं, पहले वीडियो नंबर 1 से देख रहे हैं, उनको हम उम्मीद करते हैं सारी बातें क्लियर होती जा रही होंगी। अगर फिर भी कोई समस्या अगर थोड़ा बहुत भी हो तो आप लोग उसके लिए हमें बता सकते हैं, उसका उचित जो भी क्रियान्वयन हो सकता है उसके ऊपर ये हम करने का प्रयास करेंगे। वैसे हमारी तरफ से पूरे कंसेप्ट को क्लियरिटी के साथ आपको डिलीवर किया जा रहा है। आपको केवल क्या करना है, आराम से बैठ के एक जगह पे उसको लिखते जाना है, नोट्स प्रिपेयर करते जाना और बातों को समय समय पे रिवाइज करते जाना है। और अगर आपको प्रैक्टिस के लिए और भी सेंटेंसेस चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे हमें भेज सकते हैं। हम लोग अगला सेंटेंस लेते हैं। आज का हमारा जो 11 सेंटेंस है वो इस प्रकार है, ही सर्च्ड फॉर द बुक, ही सर्च्ड फॉर द बुक, ही सर्च्ड फॉर द बुक। और दूसरा सेंटेंस है ही सर्च्ड फॉर द बुक और दूसरा सेंटेंस है ही कुड नॉट फाइंड इट, ही कुडंट, ही कुड नॉट फाइंड इट, ही कुड नॉट फाइंड इट। अब अगर हम लोग इस सेंटेंस को देखें, कह रहा ही मतलब उसने सर्च मतलब तलाश किया, फॉर द बुक मतलब पुस्तक की, कह रहा उसने अपने पुस्तक की खोज किया, उसने अपनी पुस्तक को खोजा या तलाशा, कह रहा ही कुड नॉट फाइंड इट, और वो इसे पा नहीं सका। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों वाक्य इस प्रकार दिए गए हैं कि दोनों वाक्यों में प्रतिकूलता का संबंध है और जब प्रतिकूलता का संबंध होता है तो हम लोग किसका प्रयोग कर देते हैं, इन स्पाइट का। तो हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ सर्चिंग फॉर द बुक, इन स्पाइट ऑफ सर्चिंग फॉर द बुक, कामा ही कुडंट नॉट कुदंत, ही कुड नॉट फाइंड इट, ही कुड नॉट फाइंड इट। तो आपका 11 सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। प्रथम हम लोग किसका प्रयोग कर देते हैं, इन स्पाइट ऑफ। सबको बातें क्लियर हो रही है ना? जब क्लियर हो रही है तो अच्छे से कॉपी में नोट करते जाएं और कमेंट बॉक्स में जहां भी आपको लगे ये सेंटेंस थोड़ा छोटा लिखा जा सकता है सब लोग लिखते जाए। अगला सेंटेंस है she made heroic effort, she made heroic efforts to succeed, और दूसरा सेंटेंस है she failed। अब इसमें कह रहा है सी मतलब उसने मेड किए, हीरोइक मतलब बहुत वीरतापूर्ण, कह रहा एफर्ट्स मतलब प्रयास, कह रहा उसने बहुत वीरतापूर्ण क्या किए, प्रयास किए, मतलब उसके तरफ से जितना हो सकता था उतना उसने प्रयास किया। कह रहा टू सक्सीड मतलब सफल होने का, कह रहा सी फेल्ड मतलब लेकिन वह क्या हो गई, असफल हो गई। तो कह रहा उसने सफल होने के लिए जितना भी उसके तरफ से वीरतापूर्ण प्रयास किए जा सकते थे उसने किए, कह रहा लेकिन वह क्या हो गई, असफल हो गई। तो यहाँ पे दोनों में नकारात्मक सेंस दिखाई दे रहा है, तो हम लोग इसको बना देंगे इन स्पाइट ऑफ से। तो हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ मेकिंग हीरोइक एफर्ट्स टू सक्सीड, सी फेल्ड। हम लोग अगला सेंटेंस लेते हैं। 13th सेंटेंस हमारा है आई saw her in the market, I
saw her in the market, I saw her in the market। दूसरा सेंटेंस, her husband was with her, her husband was with her। और तीसरा सेंटेंस, her children were with her। करा आई मतलब मैंने, सा मतलब देखा, हर मतलब उसे, इन द मार्केट मतलब बाजार में। करा हर हस्बैंड वाज विथ हर, करा हर मतलब उसके हस्बैंड पति वाज थे, विथ हर उसके साथ। और तीसरा करा हर चिल्ड्रन वर विथ हर, और उसके बच्चे भी उसके साथ थे। तो ये तो बहुत नॉर्मल सा सेंटेंस, इसको हम लोग केवल विथ से जोड़ देंगे तो हो जाएगा आई सा हर इन द मार्केट, आई सा हर इन द मार्केट, आई सा हर इन द मार्केट विथ हर husband and with her husband and children, with her husband and children। तो इसका अर्थ क्या हो गया, आई सा हर इन द मार्केट, मैंने उसे बाजार में देखा, विथ हर हस्बैंड उसके पति के साथ, एंड चिल्ड्रन बच्चों के साथ। तो कह रहा है मैंने उसे बाजार में उसके पति और उसके बच्चों के साथ क्या किया, देखा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेंटेंस भी अच्छे समझ में आ गया होगा। केवल हमें यहाँ विथ से क्या कर देना है, इसको मर्ज कर देना है या जोड़ देना है। हम लोग 13 सेंटेंस अच्छे से कंप्लीट कर लिए, और इसमें कुछ नए भी सेंटेंसेस थे, उसको आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। अगला सेंटेंस है, ही डाइड इन द प्राइम ऑफ, ही डाइड इन द प्राइम ऑफ, he died in the prime of his life। और दूसरा सेंटेंस है, कैंसर was the cause of his death, कैंसर is the cause of his death, कैंसर is the cause of his death, कैंसर is the cause of his death। सबसे पहले सर अर्थ देखें, करा ही मतलब वह डाइड मर गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई, इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ मतलब अपने जीवन के सबसे जो मेन समय था, इंपॉर्टेंट डेज थे, करा उसी में। करा कैंसर इज द कॉज ऑफ हिज डेथ, करा और उसके मरने का, मृत्यु का जो कारण था वह क्या था, कैंसर था। हम आपको पढ़ाए थे, जब किसी भी दो सेंटेंस में इस प्रकार कारण बताया जाए कि किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी बीमारी के कारण हो जाती है, तो हम लोग किसका प्रयोग कर देते हैं, ऑफ का प्रयोग कर देते हैं। तो हम लोग इसको लिख देंगे, ही died in the prime of his life of cancer। तो कह रहा है वह कैंसर के कारण कर अपने जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट डेज में ही क्या हो गया, मर गया, या उसकी मृत्यु हो गई। अब हम लोग 15th लेते हैं। कह रहा है कि आई बॉट ए न्यू पेन, आई बॉट ए न्यू पेन, आई बॉट ए न्यू पेन, आई बॉट ए न्यू पेन। और दूसरा है, दूसरा सेंटेंस, इट कॉस्ट वाज 50 रुपीज, इट कॉस्ट वाज 50 रुपीज, इट कॉस्ट वाज 50 रुपीज। हम आपको बताए थे, नियम पढ़ाया गया था कि यदि कोई दो सेंटेंसेज इस प्रकार दिए गए हो जिसमें किसी भी आर्टिकल को या तो खरीदा जाए या तो बेचा जाए और उसकी कीमत वहाँ बताई गई हो, तो हम लोग कीमत के पहले किस प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देते हैं, प्रीपोजिशन फॉर का। तो हम लोग नॉर्मली इसको बना लेंगे, आई बॉट अ न्यू पेन, आई बॉट अ न्यू पेन फॉर 50 रुपीज़, फॉर 50 रुपीज़। मैंने एक नई कलम 50 रुपये में क्या की, खरीदी। तो उम्मीद करते हैं आपको आज जितने सेंटेंस बताए गए, 15 नए सेंटेंस आपको बताए गए, 15 के 15 सेंटेंस आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और इस प्रकार पूरी एक्सरसाइज नाउन या जिरेंड के पूरी प्रीपोजिशन वाली कंप्लीट हो गई। हम आपको 2 क्वेश्चन और दे दे रहे हैं, 2 सेंटेंसेज और दे दे रहे हैं। सब लोग इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें बताएंगे। अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग नए रूल के ऊपर यानी नए नियम के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रूल अगले दोनों रहेंगे जो हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद एक रूल और रहेगा वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आगे के जितने भी इंपॉर्टेंट रूल हैं सब लोग सबकी क्लास समय पे आप लेंगे। और आप लोग प्रयास किया करिए सब लोग लाइव आया करिए, क्योंकि लाइव आएंगे
तो उस समय जो पढ़ने में इंटरेस्ट आता है वो कुछ विशेष प्रकार का होता है, और उसी दौरान आप कमेंट भी कर सकते हैं, वो कमेंट आपका लाइव शो भी होता रहता है। तो आप लोग चाहे उस समय आ जाएं, अगर आपको बिल्कुल समय नहीं मिल पा रही है तो आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। पहला सेंटेंस है जो आप लोग हमें करके दिखाएंगे, सेंटेंस है हिज वाइफ डाइड सडनली। हिज वाइफ डाइड सडनली। हिज वाइफ डाइड सडनली। दूसरा सेंटेंस है हिज वाइफ डाइड सडनली, दिस गेव हिम ए शॉक। दिस गेव हिम ए शॉक। और तीसरा सेंटेंस ही नेवर fully recovered। he never fully recovered from it। सब लोग इसका सिंथेसाइज करके हमें दिखाएंगे। और एक सेंटेंस और है, माई फादर इज ए मैन ऑफ कैरेक्टर। माई फादर इज ए मैन ऑफ कैरेक्टर। माई फादर इज ए मैन ऑफ कैरेक्टर। और दूसरा सेंटेंस है ही वुड नॉट डू एनी थिंग। ही वुड नॉट डू एनीथिंग मीन। आपको इन दोनों सेंटेंसेस का हमें सिंथेसाइज करके सिंपल सेंटेंस में जो कन्वर्ट हो सकता है उसको आपको दिखाना है। कमेंट बॉक्स में सब लोग पक्का लिखना है, हम आप सबका देखेंगे। और अगर आपको दिक्कत होगी तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे बता सकते हैं। अगर आप इसका नहीं सिंथेसाइज कर पाएँ तो आप हमें बता सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा प्रारंभिक समय में 1-2 मिनट लेके इसका सॉल्यूशन या इसका आंसर आपको बता देंगे। तो उम्मीद करते हैं संपूर्ण बात आपको समझ में आ गई होगी इस वाले नियम में। अब कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। आप लोग बस क्या करेंगे, सारे जितने नियम आपको बताए गए सबको एक बार से फिर से रिवाइज कर लेंगे, और रिवाइज करने के बाद अच्छे से उसको एक बार अकेले बैठ के सोच लेंगे, उसको मेमोराइज कर लेंगे, जिससे आपको पूरी बातें अच्छे से क्लियर रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा नियम समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूल के ऊपर बातें करेंगे, और आपकी कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ तक किसी भी रूल में किसी भी सेंटेंस पे होगी तो आप हमें भेज सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इसको रिवाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अपनी कन्फ्यूजन्स को, क्वेरीज को बताएंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग सब पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का ध्यान रखिए, उनकी बातों का पालन करिए। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।